हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में हम पीएसआईआर डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले के डेज के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर्स के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज के टॉपिक को समझते हैं एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली दो मेन थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है इसी को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ सिलेबस है उसमें डेमोक्रेसी के दो टाइप्स के बारे में बात की जाती है। तो हमें क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो दोनों ही पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस है डेमोक्रेसी में दैट रिलेट्स विद डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्लासिकल जो डेमोक्रेसी था और जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी था दोनों के अंदर ही कुछ इंडिविजुअली कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी मॉडल, डेलिबरेटिव मॉडल। तो ये सब मॉडल्स जो है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों मॉडल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलरली पार्टिसिपेटरी और डेलिबरेटिव के बीच में जो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं, राइट, इन सब चीजों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर रेडी रखना है। आपको इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा रेडी रखने चाहिए बिकॉज यूपीएससी इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए आज के डे 7 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हम अप्रोच हमेशा फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट डेमोक्रेसी हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन बट द नोशंस रिगार्डिंग इट्स एसेंस एंड ग्राउंड्स ऑफ इट्स जस्टिफिकेशन हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इल्यूसिडेट, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कीवर्ड दिया हुआ है इल्यूसिडेट, इसका मीनिंग क्या है। देखो, जहां पर भी आपको ऐसे टर्म्स मिले इल्यूसिडेट, इसका मीनिंग है कि आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ठीक है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, उस कॉम्प्लेक्स को आपको ईज आउट करना है, मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को आपको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, सीधे शब्दों में उसको एनालाइज करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मिलेगा उसको इजी फॉर्म में डिवाइड करना होगा, मतलब इजी फॉर्म में आंसर करना होगा, तो आपके सामने जो कीवर्ड होगा दैट विल बी इल्यूसिडेट, ठीक है। अब हम मेन क्वेश्चन को समझते हैं कि जो ये मेन क्वेश्चन है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एग्जैक्टली इसकी मेन डिमांड क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो देखिए, जैसा आप समझ चुके होंगे कि बोल रहा है कि डेमोक्रेसी का जो ट्रेडिशन है वो तो बहुत लॉन्ग है, मतलब राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट स्कॉलर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो लोग भी यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बात किया करते थे। लेकिन उनका जो डेमोक्रेसी का जो एसेंस था, जो उनके लिए जो डेमोक्रेसी की मीनिंग थी, वो जिस तरीके से वो डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करते थे वो चीज लगातार चेंज होती जा रही है। मतलब राइट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी से लेकर के कंटेम्प्रेरी थ्योरी के बीच में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज आई हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई हैं, उसमें दो चीजें लगातार चेंज हुई हैं। पहली चीज तो जो डेमोक्रेसी के पीछे का मेन एसेंस है, एसेंस का मतलब है जो मेन आइडिया है, जो मेन मीनिंग है, वो लगातार चेंज होता जा रहा है। मतलब क्यों हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, वो मीनिंग लगातार चेंज होता जा रहा है। और सेकेंड चीज कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को जस्टिफाई किया जा रहा है, उस जस्टिफिकेशन का जो थ्योरी है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। उस जस्टिफाई करने के पीछे जो ग्राउंड्स है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। इसी चीज को हमें इल्यूसिडेट करना है, सीधे शब्दों में इसी को हमें एक्सप्लेन करके क्लैरिफाई करना है, राइट। आई होप आप क्वेश्चन का मेन मीनिंग समझ गए। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन के डायरेक्ट मेन पार्ट पे चलते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कोर थीम है दैट इज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, राइट। तो जब डेमोक्रेसी मेन थीम है तो आपको सबसे पहले डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना होगा, आपको डेमोक्रेसी के मीनिंग को एक्सप्लेन करना होगा, आपको समझाना होगा एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी, ठीक है। सो देखो, डेमोक्रेसी को अगर आप सिंपल वर्ड्स के फॉर्मेट में देखोगे तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो ग्रीक वर्ड जो है दैट इज डेमोक्रेटिया, ठीक है। और डेमोक्रेटिया अगेन दो वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है। डेमो जो है ये वर्ड डेमोस वर्ड से लिया गया है और क्रेटिया वर्ड जो है वो क्रेटोस वर्ड से लिया गया है। जो डेमोस वर्ड है, डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, ठीक है, पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे कंबाइन करें इट मींस रूल ऑफ द पीपल, ठीक है, रूल ऑफ द पीपल। ये तो हो गया इसकी एंटोमोलॉजी वाली मीनिंग, मतलब इसको वर्ड्स को ब्रेक करके जो हमने मीनिंग समझा वो। अब डेमोक्रेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन गिवन बाय अब्राहम लिंकन।
अब्राहम लिंकन आप जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने डेमोक्रेसी का एक मीनिंग दिया है, जहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी को समराइज करने की कोशिश की कि जो डेमोक्रेसी होता है इट इज ऑफ द पीपल, इट इज बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल। ठीक है, इट इज फॉर द पीपल। तो ये तीन मेन कीवर्ड्स दिए अब्राहम लिंकन ने। इसे हम स्लाइटली समझते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है, सबसे पहला जो कीवर्ड है दैट इज ऑफ द पीपल। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट बनाता है, डेमोक्रेसी जो एक गवर्नमेंट बनाता है वो पीपल के अंदर से ही बनता है, मतलब लोगों के बीच से ही कोई पर्सन आगे जाकर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सेकंड चीज, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे चूज कौन करेगा? इट विल बी चूजन बाय द पीपल, मतलब लोग खुद ही उसे चूज करेंगे। एंड किस लिए चूज करेंगे? फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो आई होप आपको तीनों वर्ड्स क्लियर है कि पीपल के अंदर से ही, पीपल के द्वारा एंड पीपल के लिए, मतलब लोगों के बीच से, लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए। यही डेमोक्रेसी का मेन मीनिंग है। अल्टीमेटली अगर आप देखो, पीपल जो है दे आर द सुप्रीम पावरफुल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? दे आर द पीपल, दे आर द सिटीजन्स। ठीक है, सो आई होप आप डेमोक्रेसी के पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ गए, दैट इट इज रूल ऑफ द पीपल। सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहेगी? इट विल बी विद द पीपल देमसेल्व्स। चलिए अब हम हल्का सा डेमोक्रेसी को डीप में समझते हैं, हम इसकी डीप मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए आप डेमोक्रेसी के दो डिफरेंट मीनिंग समझ सकते हैं। पहला, एक नैरो व्यू। डेमोक्रेसी को अगर आप डायरेक्टली आपको डिफाइन करना हो तो आप सिंपली डेमोक्रेसी को क्या बोल सकते हो? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल सुप्रीम पावरफुल है। पीपल के पास सारे के सारे पावर्स हैं, दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे कैन मेक देयर ओन लॉज, राइट। और इस नैरो डेफिनेशन के तहत फिर आप डेमोक्रेसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट, इस तरीके से। और आप जानते हैं इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ऑलराइट, ये हो गया बहुत ही नैरो व्यू। अब हम हल्का सा जो ब्रॉड व्यू है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी ब्रॉडर सेंस में क्या है। तो ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी के पीछे कुछ एक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, और इस सेट ऑफ वैल्यूज पर जो एक वे ऑफ लाइफ आप परस्यू कर सकते हो, इस वे ऑफ लाइफ को डेमोक्रेसी कहा जाता है। फिर समझिए, एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, और इसी सेट ऑफ वैल्यूज पर जो लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं, उस पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये वैल्यू क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो वैल्यूज क्या है? इस वैल्यू का नेम है एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। एम्पावरमेंट ऑफ मासेस मतलब कि अल्टीमेटली जो एम है डेमोक्रेसी का, दैट इज टू एम्पावर द पीपल, मतलब लोगों को केपेबल बनाना है। केपेबल बनाना है किस चीज के लिए? ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। ठीक है, अपने कोई भी काम खुद से कर सके, वो किसी और पर्सन के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये मेन मीनिंग है डेमोक्रेसी का, ये मेन एम है डेमोक्रेसी का। सो आई होप आप समझ गए कि ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी का जो मेन मीनिंग हमने समझा कि वो एक वे ऑफ लाइफ है जिसके अंदर हम मासेस को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, इंडिया के अंदर गांधी जी जो है, गांधी जी एक डेमोक्रेसी के एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, लेकिन उनके लिए डेमोक्रेसी क्या थी? उनके लिए डेमोक्रेसी इंडिविजुअल सेंस में हुआ करती थी। उनके लिए डेमोक्रेसी एक नेशन के बेसिस पे नहीं, बट एक इंडिविजुअल के बेसिस पर था। तो गांधी जी के लिए एक कंसेप्ट आया था, दैट वाज स्वराज। स्वराज का मीनिंग क्या था? इट वाज सेल्फ रूल। स्वराज को अगर आप ब्रेक करो तो स्व एंड राज, स्व मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, राज मीन्स रूल, मतलब कि हमें खुद ही रूल करना है, खुद पर रूल करना है, खुद से रूल करना है। इसका मीनिंग है सेल्फ रूल। तो जब आप सेल्फ रूल की बात करते हैं गांधी जी के द्वारा, तो उसका मेन मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है इट इज टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो वंस अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो डेमोक्रेसी का जो हम मेन मीनिंग, जो मेन एसेंस हमने समझा था वो क्या था? एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। और गांधी जी क्या बोल रहे हैं? एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सो टेक्निकली यही दोनों तो सेम है। अगर जो गांधी जी के कहे द्वारा अगर हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एम्पावरमेंट अगर हम कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लार्जर मासेस हैं उनका भी एम्पावरमेंट हम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर सेंस है वो कहीं ना कहीं गांधीयन स्वराज के मॉडल से डायरेक्टली मेल खाता है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब आगे समझिए, देखो जब हमने सेल्फ रूल के बारे में बात की, तो ये सेल्फ रूल क्यों हो रहा है? क्यों हमें किसी और को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना चाहिए? बिकॉज ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पावर। देखो, पावर एक ऐसी चीज है कि पावर कभी भी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और गांधी जी का कहना यह है कि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। कभी भी कुछ लोगों के हाथों में पावर पूरी की पूरी कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर पावर ऐसे कंसंट्रेट होगी तो वहां पर एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा, वहां पर एक टोटलिटेरियन स्टेट बन जाएगा। ठीक है, जहां पर जो एंटायर कंट्रोल है, एंटायर कंट्रोल दैट विल बी विद द स्टेट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट डे में नॉर्थ कोरिया,
राइट। वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो भी उनके रूलर हैं उन्होंने सारी की सारी पावर अपने पास रखी हुई है। इवन जो पर्सनल डिसीजंस हैं वहां के लोगों के, वो डिसीजंस भी वहां पे नॉर्थ कोरिया के जो रूलर्स हैं वो लेते हैं। राइट। सो इसका मतलब है कि वहां के लोगों के पास कोई पावर नहीं है। बट यहीं पर डेमोक्रेसी डिफरेंट है। डेमोक्रेसी क्या बोलता है? डेमोक्रेसी बोलता है कि जो पावर है, पावर अच्छी चीज है, पावर इज अ गुड थिंग, बट पावर का मिसयूज जो है दैट इज अ बैड थिंग। मतलब कि पावर को अगर आपको अच्छे तरीके से यूज करना है तो आप पावर को डेवलपमेंट के लिए यूज करो। ठीक है। डेवलपमेंट के सेंस में, सोसाइटल सेंस में, इंडिविजुअल सेंस में, कम्युनिटी के सेंस में और फॉर द नेशन के सेंस में। इस तरीके से आप पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसका मिसयूज किस तरीके से हो सकता है? अगर आप अपने पावर से किसी और को कोर्स करने की कोशिश करते हैं, किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर पावर इज रॉन्ग। ये गांधी जी का कहना है। सो आई होप आप समझ गए कि हमने डेमोक्रेसी को किस तरीके से पावर के साथ लिंक किया। बिकॉज पावर इज द अल्टीमेट कंसेप्ट जिसके ऊपर डेमोक्रेसी बेस्ड है। बिकॉज यहां पर हम पावर को ही मिसयूज होने से रोक रहे हैं। राइट। और हम पावर के प्रॉपर यूज के लिए ये सारी की सारी पावर जो है इंडिविजुअल्स के बीच में बांट दे रहे हैं। मतलब कि जितने ज्यादा हाथों में एक पावर डिवाइडेड रहेगी उतने कम चांसेस होंगे उसके मिसयूज होने के। मतलब कि जितने ज्यादा हाथों में वो रहेगी उतने कम तरीकों से मिसयूज हो सकती है। मतलब कि कभी भी फ्यू हैंड्स के अंदर, कुछ लोगों के हाथों में पावर को कंसंट्रेट नहीं होने देना है। यही डेमोक्रेसी का मेन मीनिंग है। राइट। सो अगर आप डेमोक्रेसी को दो वर्ड्स में पावर के साथ कनेक्ट करना चाहो तो देखो हम समझते हैं। ठीक है। हम कुछ कीवर्ड्स को कंबाइन करते हैं। पहला होगा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग है इट विल गिव पावर टू पावरलेस। ठीक है। मतलब कि वो सिटीजन्स जिनके पास पहले पावर नहीं था उनको पावर प्रोवाइड करना। और सेकंड चीज, इट विल गिव वॉइस टू वॉइसलेस। ना वॉइस वाले पार्ट को हम किस तरीके से पावर से कनेक्ट कर सकते हैं? जो पर्सन पावर में है, जस्ट सपोज अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है तो लोगों के पास इतना वॉइस होना चाहिए, लोगों के पास वो राइट्स होनी चाहिए कि वो इनके अगेंस्ट कुछ बोल सके। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर। आई होप आप समझ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर, जिस पावर के तहत आप किसी और को पावर के मिसयूज करने से रोक सकते हैं। राइट। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमने पहले डेमोक्रेसी को समझा, डेमोक्रेसी के डिफरेंट हमने आइडियल्स को समझा, हमने डेमोक्रेसी के ब्रॉडर सेंस को समझा और फिर हमने डेमोक्रेसी को पावर के साथ कनेक्ट किया। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको जो बताई हैं, ये सब चीजें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने डेमोक्रेसी के किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अगर डेमोक्रेसी को पावर से रिलेट किया जाता है या फिर डेमोक्रेसी के डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेमोक्रेसी के इन सारे के सारे कंसेप्ट को अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको याद होगा? क्वेश्चन बोलता है कि डेमोक्रेसी का जो ट्रेडिशन है वो तो बहुत ही लॉन्ग है, इट हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन, लेकिन जो भी उसके नोशंस है, जो भी उसका एसेंस है, जो भी उसका एसेंस है, जो भी इसके ग्राउंड्स ऑफ जस्टिफिकेशन है, वो लगातार रिवाइज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। मतलब वो लगातार चेंज हो रहे हैं। सो अगर वो चेंज हो रहा है तो उसी चीज को हमें शो करना है। राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि देखो डेमोक्रेसी जो है एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी होने का दावा करती है, बट साथ ही साथ डेमोक्रेसी वाइडली डिबेटेड भी है। इसके ऊपर डिबेट भी बहुत सारे हैं। राइट। इसी चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो डेमोक्रेसी की टॉपिक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो आएंगे उनका नेम है मैकफर्सन। ठीक है। मैकफर्सन। तो आपको मैकफर्सन को हमेशा ही कोट करना है जब भी डेमोक्रेसी के थ्योरीज के बारे में बात की जाएंगी, डेमोक्रेसी के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात की जाएगी या फिर डेमोक्रेसी के एनालिसिस के बारे में बात की जाएगी, तो हमें मैकफर्सन को हमेशा कोट करना है बिकॉज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर इन डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। अब देखिए जो मैकफर्सन थे उन्होंने अलग अलग एनालिसिस दिए थे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। सिंपल वर्ड्स में उस पर्टिकुलर टाइम पे, मैकफर्सन के टाइम पे जितनी भी थ्योरीज प्रेजेंट थी डेमोक्रेसी के, उन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मतलब उन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिए थे कि क्यों ये थ्योरी सही नहीं है, और फिर उन्होंने अपना खुद का मॉडल दिया था। राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें यही डिसाइड करना है, हमें यही एक्चुअली डिस्कस करना है कि किस तरीके से अलग अलग एसेंस और जो ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन थे किस तरीके से रिवाइज हो रहे थे, है ना। तो हम बताएंगे कि कौन कौन से मॉडल्स एनालिसिस के दौरान आ रहे थे, मतलब कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से मॉडल्स आए हैं, सबकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन किस तरीके से आता है। राइट। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी का जो काइंड ऑफ इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो देखो डेमोक्रेसी जो है उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्लासिकल डेमोक्रेसी। ठीक है। और दूसरे को हम कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी या फिर कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। ठीक है। ये हो गए दो मेन पार्ट। अब देखिए जो फर्दर जो क्लासिकल डेमोक्रेसी है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नेम है प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। और जो दूसरा है उसका नाम है डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी।
ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए। सो क्लासिकल मॉडल को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया। क्लासिकल का मतलब है अर्लियर टाइम्स में, मतलब स्टार्टिंग के टाइम्स में डेमोक्रेसी मेनली दो टाइप की हुआ करती थी, या तो प्रोटेक्टिव मॉडल थी या फिर वो डेवलपमेंटल मॉडल थी। उसके बाद आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मॉडर्न थ्योरी के अंदर फिर से यहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहली पार्ट को कहते हैं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई होप आपका इतनी चीजें क्लियर हो गई कि आप डेमोक्रेसी के जो मेन ब्रॉडर सेंस में जो क्लासिफिकेशन है आप उस चीज को समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो चारों ही डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई थी उनके इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन कौन से हैं। बिकॉज यू नो कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टू कोट द स्कॉलर्स, बिकॉज स्कॉलर्स के बिना आपका एक पॉलिटिकल साइंस का आंसर कहीं ना कहीं जीएस का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चारों के स्कॉलर्स को देखते हैं। तो देखो, जो प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स हैं वो है जॉन लॉक, ठीक है, फिर बेंथम हो गए, ये लोग हैं। ठीक है, फिर आप डेवलपमेंटल मॉडल की बात करेंगे तो वहां पर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जीएस मिल, ठीक है, फिर लास्की है, लास्की के बारे में हमने कल बात की थी, फिर टीएच ग्रीन है, राइट। ये लोग यहाँ पर आपको डायरेक्टली डेवलपमेंटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मॉडल्स हैं क्या, बट आई होप आप स्कॉलर्स को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्कॉलर्स को ध्यान रखना है। देन आता है एलिटिस्ट थ्योरी। सो एलिटिस्ट थ्योरी में जब आप बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है पेरेटो। देन वी हैव रॉबर्ट मिशेल्स, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स। फिर वी हैव सी राइट मिल्स, राइट। ये वो स्कॉलर्स हैं जो कि एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एंड फाइनली वी हैव प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर है रॉबर्ट डाल, ठीक है, रॉबर्ट डाल जो कि बात करते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। सो आई होप आप मेन स्कॉलर समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो चारों ही मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं कौन क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए, क्लासिकल जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो समझो क्लासिकल डेमोक्रेसी क्या है। अगर हम क्लासिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो क्लासिकल डेमोक्रेसी बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रादर डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी है। इसका मतलब क्या है कि ये डेमोक्रेसी के मेन आइडियल्स के ऊपर, बिलीफ के ऊपर बिलीव करता है। मतलब ये उन पर्टिकुलर थॉट स्ट्रक्चर के ऊपर जाता है जिसके कारण डेमोक्रेसी को बनाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी देखा जिसके अंदर पीपल को एम्पावर करना था, राइट। उसी पर्टिकुलर वैल्यूज को सस्टेन करने का काम करता है क्लासिकल डेमोक्रेसी सबसे पहले तो, ठीक है। और अगर आप मॉडल जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बेसिकली एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट थ्योरी का आएगा तब हम समझेंगे इसको, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि मेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या बोलता है। अब देखिए, क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो सबसे पहला डेमोक्रेसी है वो है प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो स्टेट है वो डेमोक्रेसी, अगर एक स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है तो उसका मेन काम क्या होगा, किसी भी पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव मॉडल। मतलब कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ही स्टेट का मेन काम होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट का, ठीक है। इसके लिए लोगों को लिबर्टी दी जाएंगी, ठीक है, उनको फ्रीडम दिया जाएगा, उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब है, ये कुछ राइट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम समझते हैं डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। डेवलपमेंटल मॉडल का बोलना यह है कि जो स्टेट है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं है, साथ ही साथ उनको पर्सन को डेवलप करना भी उनका काम है। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सिर्फ हम प्रोटेक्शन का काम डेमोक्रेसी को देंगे तो वो तो काइंड ऑफ बहुत ही लिमिटेड स्टेट हो जाएगी। यहां पर एक पर्सन के डेवलपमेंटल के लिए, डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली प्रमोट करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, जितनी भी फीचर्स चाहिए, वो सारी की सारी फीचर्स जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट प्रोवाइड करेगा। ये कहना है डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा, जो मिल, लास्की, ग्रीन है, इन सब का बोलना ये है, राइट। सो आई होप आप क्लासिकल डेमोक्रेसी समझ गए कि किस तरीके से क्लासिकल डेमोक्रेसी के अंदर जो भी स्कॉलर्स हैं वो अपने अलग अलग विचारों को व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। उसमें जो पहला मॉडल है उसका नाम है एलिटिस्ट थ्योरी। तो देखिए, एलिटिस्ट थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर है उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझते हैं एलिटिस्ट थ्योरी क्या बोलता है। सो अगर आप एलिटिस्ट वर्ड को देखोगे तो एलिटिस्ट वर्ड किस चीज से बना हुआ है, एलीट वर्ड से बना हुआ है। एलिट का मतलब होता है हायर क्लास, ठीक है, हायर क्लास। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है, एलिटिस्ट थ्योरी के जो भी स्कॉलर्स है वो ये बोलते हैं कि जो पावर है, जो पावर का कंसेप्ट है वो कभी भी मासेस के पास नहीं रहता है। ये जो पावर है ये हमेशा एलीट क्लास के पास रहता है। एलीट क्लास मतलब जो हायर क्लास है, जो रिच क्लास है, उनके पास रहता है। और इसलिए उनका मानना है कि ओलिगार्की जो है, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। इसका मीनिंग क्या है, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। इसका मीनिंग है, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ओलिगार्की का मतलब होता है द रूल ऑफ फ्यू। मतलब कि जहां पर कुछ लोगों के हाथों में सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड होती है और वो लोग ही अपने सारे के सारे डिसीजंस सोसाइटी के लिए बनाते हैं।
आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, डेमोक्रेसी का जो मेन एसेंस है वो यही है कि पावर कुछ हाथों में कभी भी कंसंट्रेट ना हो, रादर वो पावर डिस्पर्स हो जाए। बट यहां पर एलिटिस्ट थ्योरी बोलती है कि जब ऑलिगार्की होती है, जब मतलब पावर कुछ के हाथों में होता है, तभी डेमोक्रेसी एक्चुअली रियलिटी में सही होती है। मतलब एलिटिस्ट थ्योरी का ये मानना है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए। इनका मानना ये है कि कभी भी मासेस के पास पावर नहीं आ सकती। ठीक है, ओके। अब एलिटिस्ट थ्योरी के अंदर ही एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम था स्कम्पटर। ठीक है, स्कम्पटर स्कम्पटर एक अपनी थ्योरी देते हैं। देखो, स्कम्पटर के साथ साथ में देयर वर पर्संस लाइक मैक्स वेबर, ठीक है, फिर एंथनी डाउन्स भी थे, एंथनी डाउन्स थे। इन सब ने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, समझो मार्केट मॉडल का मतलब क्या है। जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो आप क्या देखते हो, वहां पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एंटरप्रेन्योर्स और एक होते हैं कंज्यूमर्स। एंटरप्रेन्योर अपने सामान को बेचते हैं और कंज्यूमर अपने सामान को खरीदते हैं। कंज्यूमर कौन से सामान को खरीदते हैं? किसी ऐसे सामान को खरीदते हैं जिस सामान को लेने से उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट। जो भी चीज उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो उसी चीज को खरीदते हैं। सिमिलर सेंस में यहां पर स्कम्पटर का बोलना यह है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक मार्केट मॉडल की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ, और जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर्स की तरह काम करते हैं। और कंज्यूमर उन लीडर्स के लिए वोट करते हैं जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके वेलफेयर के लिए मैक्सिमम काम कर सकें, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए तो स्कम्पटर ने क्या किया, इस पूरे के पूरे डेमोक्रेसी के मॉडल को सिर्फ एक मार्केट के बेसिस पे लाकर के छोड़ दिया। मार्केट के बेसिस का मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ रूल्स के बेसिस पे लाकर छोड़ दिया। मतलब जो भी डेमोक्रेसी कुछ इन रूल्स को फॉलो कर रही है वो सब डेमोक्रेसी है। तो मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का कहना यह है कि जो भी कंट्री एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो सब के सब एक डेमोक्रेसी है, राइट। साथ ही साथ कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर पीरियोडिक इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी एक डेमोक्रेसी है। तो क्या ये सच हो सकता है? देखो, पाकिस्तान के अंदर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही जाते हैं, वहां पर भी पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, बट क्या आप उसे एक ट्रू डेमोक्रेसी कह सकते हैं? सिमिलरली चाइना है, चाइना के अंदर भी यहाँ पर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी होता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होता है। तो क्या आप उसे एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, राइट। सो ये जो मॉडल है ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो, मिनिमलिस्ट थ्योरी है। मिनिमलिस्ट का मतलब है डेमोक्रेसी के पूरे एसेंस को उन्होंने बहुत कम जगह पर लाके रख दिया है। तो इस चीज को हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसे कहते हैं एलिटिस्ट थ्योरी, जहां पर उनका मानना यह है कि जो सारी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एलिट के पास है, पीपल के पास कोई पावर नहीं है, पीपल जो है यहाँ पर पावरलेस है। अब देखिए, यहीं पर एक दूसरे पर्सन आते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी। अब जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है वो अभी के टाइम में वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड है। ये दिया गया था रॉबर्ट डाल के द्वारा, और रॉबर्ट डाल बोलते हैं कि जो पावर है वो ओलिगार्की के पास नहीं रहनी चाहिए, रादर वो पॉलीआर्की के पास रहनी चाहिए। पॉलीआर्की का मतलब क्या होता है? वन सेकंड देखो, आर्की का मतलब है पावर, पॉली का मतलब है मैनी। सो पावर विद मैनी, मतलब जहां पर पावर जो है लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, काफी सारे लोगों के पास चले जाए, उसे हम कहते हैं कि पावर अब सबके पास आ गई है, यानी कि पॉलीआर्की कंसेप्ट अब आ चुका है। तो यहां पर रॉबर्ट डाल एक कंसेप्ट लाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स का, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स में आप सिंपल समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास पावर रहती है, मतलब कि पावर ना ही यहां पर फ्यू के पास है, ना ही यहां पर पावर ऑल के पास है, रादर पावर यहां पर मैनी के पास है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मतलब बहुत कम के पास भी नहीं, बहुत ज्यादा के पास भी नहीं, बट मैनी के पास ये पावर है। तो जब मैनी के पास ये पावर होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इस पावर को यूज करके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, राइट। यही डेमोक्रेसी का मेन मीनिंग है, राइट, कि पावर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए बट बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहां पर जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है उनका मानना यह है कि जितने भी डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स हैं वो सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि सब के सब प्रोसीजर के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब कि जो पैटर्न सेट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, रादर रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अपना प्रोसीजर सही करो, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, जहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो था, हर एक डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स को हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, फाइनली हम यहां पर अपने इस पर्टिकुलर आंसर को एंड करने से पहले क्या करेंगे, एक डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच में एक हम रिलेशनशिप देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका मेन एम क्या है? डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, मतलब अपने आप को डेवलप करना और आगे बढ़ना, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज से निकल के डेवलप कंट्री के अंदर जाना, यही उनका मेन मकसद है। बट अगर आपको डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है तो क्या आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या होगा? कुछ ऐसे लीडर्स चाहिए जो कि फटाफट डिसीजंस ले सके, इमीडिएट डिसीजंस ले सके, राइट। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी को बात करोगे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टेंट डिसीजन वाला कंसेप्ट है वो नहीं होता, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ मैनी,
मतलब रूल ऑफ पीपल। तो यहां पर आपको अगर एक बिल भी पास करानी है तो आपको मल्टीपल स्टेजेस से पास कराना होगा, ताकि किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे उसको रोका जा सके, किसी भी तरीके की उसके अंदर कमी होगी उस कमी को रोका जा सके, राइट। ये मेन है, एम है किसी भी बिल को मल्टीपल स्टेजेस से पास कराने का। सो इसका मतलब है कि यहां पर डिसीजंस लेने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है। लेट होने के कारण यहां पर आप प्रॉपर फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं कर सकते। तो जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको आप बहुत ज्यादा आगे जाते हुए नहीं देखोगे, राइट, कंपैरेटिवली। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिनका नेम है ली क्वान यू, ठीक है। अब जो ली क्वान यू है वो बेसिकली उन्होंने सिंगापुर को डेवलप किया था, मतलब सिंगापुर के फाउंडिंग फादर वो कहे जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें तो क्या होता है, देखो लिबरल डेमोक्रेसी को हम टेक्निकली डेमोक्रेसी नहीं कह सकते बिकॉज वो कैपिटलिस्ट थ्योरी के ऊपर चलते हैं। तो जो मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा था पीछे, मार्केट मॉडल उस पर्टिकुलर बेसिस पे वो चलते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स भी हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं एक टाइप के कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, राइट। इसलिए ली क्वान यू जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और वो एक कंसेप्ट देते हैं गाइडेड डेमोक्रेसी का। गाइडेड डेमोक्रेसी, उनका कहना यह है कि जब भी एक पर्टिकुलर कंट्री इन्फेंट हो, मतलब जस्ट अभी इंडिपेंडेंट हुई है, तो उसके ऊपर डेमोक्रेसी को इंपोज करना सही नहीं होगा, रादर एक सेमी अथॉरिटेरियन मॉडल को हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेमी अथॉरिटेरियन का मतलब है कि एक सही पर्सन, ध्यान रखिएगा, एक राइट पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं बट एक राइट पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी के बारे में पता है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री को सेमी अथॉरिटेरियन की तरह रूल कर सकता है कुछ दिनों के लिए, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो जगाने की कोशिश करेगा। और द मोमेंट जब उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाएंगी, जग जाएंगी, तो उसके बाद वो अपने अथॉरिटेरियनिज्म छोड़ देगा और वापस फिर से उस कंट्री को डेमोक्रेसी के अंदर डेवलप कर देगा, राइट। दिस इज द मेन एम ऑफ गाइडेड डेमोक्रेसी। इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है आपको बताना है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, फिर बताया गया है, ठीक है। अब देखो, फाइनली इस क्वेश्चन को जो आपको एंड करना है तो आपको फिर से एक बार डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस बतानी होगी। आपको बताना है कि सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी इतनी वैल्यूएबल क्यों है। तो आप यहां पर बता सकते हो कि देखो, डेमोक्रेसी का आइडिया हो सकता है कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो। अगर आप विंस्टन चर्चिल की कंसेप्ट सुनोगे तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वर्स्ट फॉर्म है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जब तक हमें इसका कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं मिलता तब तक के लिए ये बेस्ट मॉडल है, राइट। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इंप्लीमेंट करने के बाद जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी और जो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए भी, दोनों के लिए हम अपने अपने स्कोप को निकाल सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसलिए डेमोक्रेसी को एक प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। सो आप ये लास्ट में अपने एंडिंग ऑफ द आंसर के अंदर बता सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी एक ऐसी आइडियल बन के आई है कि हर एक नेशन अपने आप को डेमोक्रेटिक की तरह ट्रीट करना चाहता है, अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करना चाहता है। यहां तक कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, चाइना, जो टेक्निकली डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग भी ये क्लेम करती हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो ये शो करता है कि जो डेमोक्रेटिक की आइडियल्स एंड वैल्यूज हैं वो इतने स्ट्रांग है, वो इतने ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हैं कि हर एक कंट्री ये क्लेम करना चाहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ताकि उनको लेजिटिमेसी मिल सके अपने पीपल से जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये था हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी ओवर द टाइम डेवलप हुआ है, किस तरीके के चेंजेस उसके अंदर आए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का मेन मीनिंग समझ गया कि जो हमें जस्टिफिकेशन करने को बोला गया था वो हमने डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू किया। सबसे पहले हमने कंटेम्प्रेरी मॉडल में 2 डिफरेंट मॉडल्स देखे, फिर हमने मॉडर्न के अंदर 2 डिफरेंट मॉडल्स देखे। तो ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन चेंज हुआ है, उन सब चीजों को हमने ओवर द टाइम डिस्कस किया, ओवर द स्लाइड्स डिस्कस किया। सो आई होप आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसके अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि एनालाइज द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बाय मैकफरसन एज अ रेडिकल थ्योरी कंपेयर टू पास्ट थ्योरीज। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो मैकफरसन है, सीबी मैकफरसन, वो डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज टोटली डिफरेंट देन ऑल द पास्ट थ्योरीज। तो माना जाता है कि जो इनकी थ्योरी है वो एक रेडिकल थ्योरी है, मतलब कि इससे पहले जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज आई थी, तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, इन्होंने सबको क्रिटिसाइज किया और तब उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइड की, राइट। तो ये शो करता है कि जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह बनकर आता है, स्पेशली मैकफरसन के आने के बाद, ठीक है। इसी चीज को हमें एनालाइज करना है।
फिर से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, राइट। मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को, और बताना है कि किस तरीके से वो एक रेडिकल थ्योरी थी, कैसे वो बाकी जितनी भी पास्ट थ्योरीज थी उन सबसे सबसे अलग थी, राइट। और ये 20 मार्कर है, यानी कि हमें इसको 350 वर्ड्स के अंदर लिखना है। मतलब आपके पास यहाँ पर इनफ नंबर ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वंस अगेन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले बताओगे कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी हमने बात की थी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटेस वर्ड से आता है, डेमो का मीनिंग क्या है, क्रिटोस का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर सेंस में मीनिंग क्या होता है, इट इज अबाउट रूल ऑफ द पीपल, राइट, इट इज अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। आप यहाँ पर गांधी जी के कंसेप्ट को ला सकते हो जो स्वराज के कंसेप्ट है, राइट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, मतलब कि यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, राइट। फिर आप इंडिविजुअल को यहाँ पर डेमोक्रेसी से कनेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल को आप सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हो। देन सोसाइटी के लिए जो डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है आप वो बता सकते हो कि सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल है डेमोक्रेसी, राइट। जो आप ये सब बता दोगे उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही काइंड ऑफ एटलीस्ट एक बार मैकफर्सन को यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज क्वेश्चन ये मैकफर्सन के अराउंड है ना। तो हम सब कोशिश करेंगे कि मैकफर्सन को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके, हम बता सके एज टू मैकफर्सन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बताएंगे, देखो मैकफर्सन जो थे वो एक लिबरल थिंकर थे, ठीक है, लिबरल स्कूल से आते थे, बट वो लिबरल के ही क्रिटिक थे, ठीक है, मतलब वो लिबरल थ्योरी के ही क्रिटिक थे। साथ ही साथ उनको एक इगैलिटेरियन थ्योरी बोला जाता है, इगैलिटेरियन थिंकर बोला जाता है। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, जो इक्वालिटी के कंसेप्ट को लेकर प्रमोट करता है। इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है, जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, उन सब चीजों को प्रमोट करके आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं इगैलिटेरियन थिंकर, ठीक है। सो मैकफर्सन जो है एक लिबरल थिंकर होने के बावजूद वो लिबरलिज्म को ही वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो सही नहीं है। साथ ही साथ वो अपनी एक खुद की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं। यही चीज इस क्वेश्चन में दिया गया है, यही चीज इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि हमें मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है और बताना है किस तरीके से वो एक रेडिकल थ्योरी थी, मतलब कि डिफरेंट थी सिंपल वर्ड्स में बाकी जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उन सबसे, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप किस तरीके से अप्रोच करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब देखो जो आपने आंसर इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आपने रेडी कर लिया। अब हम आते हैं मेन बॉडी पार्ट की तरफ कि इसके बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आप बताओगे कि जो मैकफर्सन थे उनके पीछे का आइडियल क्या था, उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइडियल क्या था, उनका वैल्यू सिस्टम क्या था। तो एक चीज जो हमने समझा कि जो मैकफर्सन थे उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट वाज लिबर्टी, दैट वाज फ्रीडम, राइट। ये सब चीजें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। सो अगर वो एक लिबरल थिंकर थे और वो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी इन सब आइडियाज में बिलीव करते थे, तो वो डेमोक्रेसी को किस तरीके से डेवलप करेंगे। उनका एम ये होगा कि वो डेमोक्रेसी को कुछ इस तरीके से डेवलप करे जिसके अंदर लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब भी मिले, राइट। इसी चीज को हमें समझना है। अब देखो मैकफर्सन बोलते हैं कि जो जो प्रीवियस स्कॉलर्स थे जैसे कि एरिस्टोटल हो गए, फिर जेएस मिल हो गए, मतलब ऐसे स्कॉलर्स जो कि लिबर्टी को और इक्वालिटी को साथ लेकर चलते हैं, मतलब उसको प्रमोट करते हैं, इन सबको मैकफर्सन सपोर्ट करते हैं, राइट, इन सबको सपोर्ट करते हैं। बट जैसे जितने भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि लिबरलिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म के सपोर्ट में बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको अपने लिए सोचना चाहिए, जैसे कि कौन है, जैसे कि बेंथम हो गए, राइट, बेंथम को, हॉब्स को, इन सब के अगेंस्ट वो बोलते हैं, बेंथम, हॉब्स इन सब के अगेंस्ट बोलते हैं। वो देखो मैकफर्सन का कहना ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेस पर होनी चाहिए, वो एक इंडिविजुअल के बेस पर नहीं हो सकती है। अगर वो इंडिविजुअल के बेस पर होगा तो जो मेन मीनिंग है इस पर्टिकुलर चीज का कि ये सोसाइटल वैल्यूज है, वो उसका मीनिंग ही कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा, राइट। अब देखिए सीबी मैकफर्सन जो है वो एक किताब लिखते हैं, वो एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नेम था पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू लॉक, ठीक है, ये उनके बुक का नाम था। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर उन्होंने हॉब्स से लेकर के लॉक तक जितने भी इंडिविजुअलिस्ट स्कॉलर्स थे उन सबको उन्होंने चैलेंज किया, उन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उनको बोला कि आप सब जो है आप सब एक पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के पीछे भाग रहे हो, मतलब आप सारे के सारे सोसाइटल वैल्यूज को एक इंडिविजुअल सेंस में सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ओनरशिप के ऊपर देख रहे हो। बट क्या ये चीज सही है? नो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, जैसा अरिस्टोटल ने बोला था। सो अगर मैन इज अ सोशल एनिमल तो उसके जितने भी सोसाइटल वैल्यूज हैं, जितने भी उसके बिलीफ सिस्टम है, जितने भी आइडियाज हैं, दोज शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी। तो अगर वो सब सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से यहां पर जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो पाएगी, राइट। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए देखो हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, इन लोगों ने सोसाइटी को लेकर के, जस्टिस को लेकर के, लॉ को लेकर के, वैल्यू सिस्टम को लेकर के जो भी डिफरेंट थ्योरीज दी थी, उन सारे के सारे थ्योरीज को यहां पर कहीं ना कहीं मैकफर्सन ने क्रिटिसाइज किया,
ठीक है, मैकफर्सन ने बोला कि ये जितनी भी थ्योरीज है ये सही से काम नहीं कर सकती हैं, स्पेशली प्रेजेंट सोसाइटी में। ठीक है, सो अगर इन्होंने इन सबको क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने खुद क्या बोला। अब देखो मैकफर्सन क्या करते हैं, मैकफर्सन एक और बुक लेकर आते हैं। ठीक है, 1973 के अंदर उनकी एक बुक आती है जिसका नाम था डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, एसेज इन रिट्रीवल, ये बुक लेकर आते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर वो अपनी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं और अपनी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को वो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के क्रिटिक के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहले कि मैकफर्सन के लिए वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या था। तो जब हम समझ जाएंगे वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या था तो हमें काइंड ऑफ पता चलेगा कि मैकफर्सन इसके बारे में क्या सोचते थे। तो मैकफर्सन का मानना ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें जो डेमोक्रेटिक थ्योरीज है वो बेसिकली दो मेन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। पहले जो प्रिंसिपल है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी, और जो दूसरी प्रिंसिपल है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, ऐसा मैकफर्सन का मानना था। अब मैकफर्सन ऐसा बोलते हैं कि जो फर्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, इसके तहत जो लोग होते हैं उनको एक कंज्यूमर की तरह माना जाता है। ठीक है, कंज्यूमर ऑफ यूटिलिटीज की तरह माना जाता है। मतलब कि जो एलिट क्लास है, जो भी रिच क्लास है, वो जो कुछ भी बनाएगी, मतलब वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगी, उनको कंज्यूम करने वाला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं लोग है। ठीक है, जो पीपल है, तो उन पीपल को क्या माना जाता है, सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह माना जाता है। उनको कोई और अलग से पावर्स वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी है उसके अंदर जो कंज्यूमर्स है यानी कि जो पीपल है उनको माना जाता है कि उनके अंदर जो जो बेसिकली वैल्यू सिस्टम है वो एक बंडल ऑफ एपेटाइट है। मतलब उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है कंज्यूम करने से मतलब है। राइट, इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं, मतलब जो भी ऐसे पीपल हैं जो कि सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं, उनको सोसाइटी से बस एक ही चाहिए कि उनको जो भी डिमांड्स वगैरह हैं वो सब सेटिस्फाई हो जाए। मतलब वो सिर्फ अपने डिमांड्स को सेटिस्फाई कराने के पीछे जाते हैं। ये वो मैकफर्सन बोलते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी के अंदर ये कंसेप्ट्स हैं। जो कंज्यूमर है उसको सिर्फ एक यूटिलिटी की तरह देखा जाता है, उसके वैल्यू को सिर्फ एक एपेटाइट की तरह देखा जाता है और माना जाता है कि जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। फर्स्ट चीज। सेकेंड, अब यहां पर मैकफर्सन बोलते हैं कि जो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक सेकंड कंसेप्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। इसके तहत बोला जाता है, मैकफर्सन का मानना यह है कि दो डिफरेंट टाइप की पावर्स होती हैं यहां पर। पहला, फर्स्ट जो पावर है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शनल पावर। एक्सट्रैक्शनल पावर जिसके थ्रू आप कोअर्शन से, मतलब कि फोर्सफुली कोई भी काम करवाते हो, फोर्सफुली कोई काम करवाते हो। ठीक है, और जो सेकंड पावर है उसका मतलब है मैन एज अ क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब है जो डेवलपमेंट की तरफ जाता है और डेवलपमेंट को डिमांड करता है और डेवलपमेंट को लेता है। राइट, तो ये दो तरीके हैं। ये दोनों ही तरीकों से एक्चुअली जो मैकफर्सन है उन्होंने जो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैकफर्सन का यहाँ पर मेन एम क्या था। मेन एम ये था कि वो ये समझाना चाहते थे कि मैक्सिमम ऑफ जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के थ्रू है वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, जो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, सिर्फ एक ही थ्योरी के अंदर अगर आप एक ही कंट्री को देखो उसमें अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी आ रही है, मतलब अलग अलग थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब कि यहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है। तो यहाँ की यानी कि यहाँ की जो सोसाइटी है वो क्या है, वो यहाँ पर हाईली इन इगैलिटेरियन है। ठीक है, मतलब देख रहे हो आप एक ही सोसाइटी के अंदर तीन डिफरेंट टाइप के आपको सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये चीज सही है? अगर आपको डेमोक्रेटिक थ्योरी बनाना है तो आपके पास एक कॉमन थ्योरी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप हर एक पर्सन को एक कॉमन बार के साथ रख सको, एक कॉमन उनको राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर सको। बट यहाँ पर तो कॉमन राइट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की राइट्स प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए मैकफर्सन बोलते हैं कि जो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो हाईली इनइगैलिटेरियन है। और पीछे जैसा हमने बात किया कि जो मैकफर्सन था वो एक इगैलिटेरियन थिंकर थे, मतलब कि वो हर जगह इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, तो आप आई होप आप ये समझ गए। सेकंड चीज, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जैसा हमने बात की थी कि एक मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। मार्केट मॉडल जहां पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह देखा जाता है। फिर से यहां पर मैकफर्सन आते हैं। मैकफर्सन ने इस पर्टिकुलर चीज को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को, किसी पर्सन को की वैल्यूज को डिमांड और सप्लाई में हम बंद नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन की जो वैल्यू सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड होगी। देखो, अगर हम डिमांड और सप्लाई यानी कि मार्केट मॉडल के अंदर एक डेमोक्रेसी को बंद करके रख देंगे तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर जो भी टैलेंट होगा, जो वहां के सिटीजन्स के अंदर टैलेंट होगा, वो सबका सब कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ह्यूमंस ग्रो नहीं कर पाएंगे। ह्यूमंस के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज होंगी, जो भी उनके पास काबिलियत होगी, वो सब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगी। पॉइंट इज, जो भी पर्सन है उसकी जो क्रिएटिव फ्रीडम है,
मतलब कि अगर उसे फ्री छोड़ा जाए, उसे अगर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, तो वो जो चीजें कर सकता है वो इस मार्केट मॉडल के अंदर वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहां पर उसको सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह देखा जा रहा है, उसको एक डेवलपर की तरह देखा नहीं जा रहा है। तो देखिए, अगर हम समराइज करें तो आपको याद होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के अंदर मैकफर्सन ने दो थ्योरीज दी थी। पहला कहा था या तो किसी पर्सन के पास एक्सट्रैक्शनल पावर हो सकती है या फिर उसके पास डेवलपमेंटल पावर हो सकती है, राइट। अगर हम मार्केट मॉडल के साथ इसको लिंक करें तो मार्केट मॉडल में कोई ऐसा पर्सन जिसको काफी सप्रेस किया गया है, देखो इसके पास एक्सट्रैक्शनल पावर तो बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर से आता है, और डेवलपमेंटल पावर भी इसके पास नहीं है। सो टेक्निकली जो दो टाइप की पावर्स जिनमें से एटलीस्ट एक डेमोक्रेसी के लोगों के पास रहनी चाहिए, ये दोनों ही आप पावर्स जो है काफी सारे लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ये शो करता है कि किस तरीके से जो आपको डेमोक्रेटिक आइडियल्स है वो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर लगातार इरोड हो रहे हैं, लगातार वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो मैकफर्सन है वो क्या करते हैं, वो फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा था कि फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, मैं क्यों कह रहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी इन सब की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मैकफर्सन का मानना यह है कि फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक अपनी क्रिएटिव रीजनिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जो भी क्रिएटिविटी वो करना चाहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम वो लाना चाहते हैं, उन सबको फुलफिल करने के लिए फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, राइट। तो जो दो टाइप की पावर हमने देखी, एक्सट्रैक्शन पावर और डेवलपमेंटल पावर, तो माना जाता है कि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके पास जो डेवलपमेंटल पावर है वो लगातार बढ़ेगा और जो एक्सट्रैक्शन पावर है वो डिक्रीज होगा। और यही एक्चुअली आइडियल कंडीशन है, ताकि लोग किसी को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में ना सोचें, लोग किसी का फायदा उठाने के बारे में ना सोचें, रादर लोग अपने साथ साथ में सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। यही तो मेन एम है डेमोक्रेसी का, कि लोग जो है अपने पोटेंशियल को वहां पर प्रॉपर्ली डेवलप कर सके, अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके, और जो भी गोल्स वो इंडिविजुअल सेंस में और सोसाइटी के सेंस में अचीव करना चाहते हैं उस चीज को अचीव कर सके। यही इस पर्टिकुलर सेंस का मेन चीज है। तो यहां पर अगर आप डेवलपमेंटल पावर को देखोगे तो डेवलपमेंटल पावर के थ्रू पर्सन जो है अपने इंडिविजुअल सेंस प्लस सोसाइटल सेंस में जो भी चीजें हैं उसको खुद से कर सकता है, मतलब सेल्फ हेल्प के हेल्प से कर सकता है। बट अगर आप यहां पर एक्सट्रैक्शनल पावर देखोगे तो एक्सट्रैक्शन पावर में वो पहली बात तो सिर्फ अपने इंडिविजुअल के जो एंड्स है, मतलब जो खुद के गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब वो किसी और की हेल्प से करवाने की कोशिश करेगा, किसी और को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, किसी और को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो मैकफर्सन का कहना यह है कि डेमोक्रेटिक की जो आइडियल्स है वो हमेशा डेवलपमेंटल जो पावर होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सट्रैक्शन पावर पे बेस्ड नहीं होता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अगर हम एक तरफ पे समराइज करना स्टार्ट करें मैकफर्सन के जितने भी व्यूज ऑन डेमोक्रेसी है, तो पहली चीज उसने क्या बोला कि डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग क्या है कि इमेंसिपेशन ऑफ मासेस, इमेंसिपेशन ऑफ मासेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो मासेस की जो भी किसी टाइप के बॉन्डेज के अंदर है उस बॉन्डेज से उसको निकालना है, उनको फ्री करना है, यानी कि मासेस को फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज वो बोलते हैं कि हर एक पर्सन के पास क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब वो जो पर्सन कुछ भी करना चाहे वो सब कुछ वो कर सके। थर्ड चीज वो बोलते हैं कि जो भी पर्सन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहा है उसके पास डेवलपमेंटल पावर जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो एक्सट्रैक्शन पावर है वो मिनिमम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निल होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये चार पॉइंट जब मिलते हैं तो मैकफर्सन का जो मेन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो जो मैकफर्सन है वो ये बोलते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री, जब भी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है तो वो हमेशा मासेस जो है, मास जो है, पीपल है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, पहली चीज तो। सेकेंड चीज, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो लोगों को भी, मास को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अपने आप को डेवलप करने का, मासेस यहाँ पर एम्पावर होते हैं, राइट। और जिस तरीके से ये होता है, अगर हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर एम्पावर होगा तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है वो भी यहाँ पर एम्पावर होगी, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैकफर्सन प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपको डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है तो आपके पास जो सबसे बेस्ट वे है वो आप वेलफेयर मॉडल को, डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, वेलफेयर मॉडल को प्रमोट करो। जैसा हमने बात की, इंडिविजुअल्स को प्रमोट करो, सोसाइटी को प्रमोट करो और डेवलपमेंटल पावर को बेसिकली इंक्रीज करो। जैसे जैसे डेवलपमेंटल पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो आपका एक्सट्रैक्शन पावर है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और जो अथॉरिटेरियनिज्म है, फिर जो टोटलिटेरियनिज्म है, इसके कंसेप्ट आपके और ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। अब देखिए, आपको जैसा याद होगा कि मैकफर्सन की जितनी भी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उन्होंने लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। सो इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं मैकफर्सन? लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं, बोलते हैं कि जो भी लिबरल थ्योरीज हैं उसके अंदर कुछ सोशलिस्ट थ्योरीज को भी ऐड करो,
मतलब लिबरल को सिर्फ लिबरल ना रहने दो, मतलब पूरी तरीके से एक मार्केट मॉडल की तरफ ना जाने दो, रादर उसके अंदर जो सोशलिस्ट थ्योरी है जैसे कि वेलफेयर मॉडल्स वगैरह हैं उन सबको आप इसके अंदर ऐड करो। अब जब आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेसी की अब जो वैल्यूज बनकर आएंगी, जो भी अब वैल्यूज आएंगी उसके अंदर कुछ लिबरल थ्योरीज होंगी, कुछ सोशलिस्ट थ्योरी होंगी, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो इसलिए हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जो कि सोसाइटी जो हो सोशलिस्ट हो, राइट, बट उसके ट्रेडिशन जो हो वो लिबरल हो। मतलब कि लिबरल मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब के अंदर बिलीव करे, बट सोशलिस्ट हो। सोशलिस्ट का मतलब है लोगों के वेलफेयर के ऊपर काम करे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके थ्रू हमने यहां पर मैकफर्सन के जो एंटायर व्यूज थे, जो भी वो बात करना चाह रहे थे डेमोक्रेसी के ऊपर, हमने उन सब चीजों को समझा, हमने हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फाइनली लेट्स कम टू द एंड ऑफ द आंसर। इस आंसर के कंक्लूजन के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो, जब आप इस आंसर को एंड करोगे तो आप एक चीज आपको शो करना है कि मैकफर्सन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इंडिविजुअल के फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब के ऊपर। बट सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे थे, वो इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ लिंक कर रहे थे, और इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ लिंक करके वो लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, राइट। सो अगर आप ध्यान से सोचिए तो देखिए, एक स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है एल्किस कॉन्टोस। एल्किस कॉन्टोस यहाँ पर बोलते हैं कि जो मैकफर्सन है उनका जो ये कंसेप्ट है वो एक ह्यूमनाइज्ड इंडिविजुअलिज्म है। ह्यूमनाइज्ड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। सो ह्यूमनाइज्ड इंडिविजुअलिज्म का सीधा सा मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात तो कर रहे हैं, बट वो ह्यूमन स्फीयर में बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारी की सारी पावर्स एक पर्सन को दे दो, रादर उनका कहना है कि हर एक पर्सन को दो, मतलब हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना नहीं है कि एक ही पर्सन इंपॉर्टेंट है, उनका कहना है कि जो हर एक पर्सन जो है, एवरी पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप, आई होप आप ये समझ गया। अब साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप यहां पर अपने आंसर को एंड करने से पहले जो मैकफर्सन के डेवलपमेंटल पावर का कंसेप्ट है, जहां पर वो कहते हैं कि लोगों को डेवलप करो, लोगों को इतनी पावर्स प्रोवाइड करो कि उनका एक्सट्रैक्शन पावर कम हो जाए और डेवलपमेंटल पावर बढ़ जाए, उसको आप अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके साथ लिंक कर सकते हैं। जहां पर अमर्त्य सेन भी यही कंसेप्ट बोलते हैं कि लोगों को हमें कैपेबल बनाना है। अगर हमें किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है तो उसका सबसे मेन जो प्री रिक्विजिट है, जो सबसे पहले हमें करना होगा, वो ये है कि सबसे पहले हमें लोगों को कैपेबल इनफ बनाना है। मतलब जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, जब लोगों को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब जो भी कंसेप्ट है, इन सब के बारे में पता होगा, तब ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर सोसाइटी डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का जो कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, सोसाइटी को फोर्स नहीं करना होगा, मतलब उनको हमें पुश नहीं करना होगा डेमोक्रेसी की तरफ जाने के लिए, रादर वो खुद ही एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी। दिस वॉज आवर डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी। आई होप आपको डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया। डेमोक्रेसी के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, हमने हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। हमने मैकफर्सन की व्यूज को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। मैकफर्सन की व्यूज को डिस्कस करने से पहले आई होप आपको याद होगा जो हमने कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच में जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, हमने दोनों के बीच में समझा था कि जो कंटेम्प्रेरी व्यूज हैं उसके दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, और जो मॉडर्न जो व्यूज हैं उनका एलिटिस्ट थ्योरी, प्लूरिस्ट थ्योरी। आई होप आपको ये सब याद होगा, राइट। ये सब चीजें डेमोक्रेसी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। मैंने आपको कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स दे दूं, ताकि जब आप फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स आपको उस पर्टिकुलर टाइम में लगेंगे, वो सब चीजें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर एंड होता है, जिसके अंदर हमने हर चीज को प्रॉपर्ली और डीप में एक्सप्लेन किया, उसको डिस्कस किया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।